मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय का एक नाम और क्या मिलता है? लघु हिमालय, या इसे कहा जाता है हिमाचल हिमालय, बोलते हैं क्या इसे? ठीक है भाई, हिमाचल हिमालय। देखो, लघु या मध्य हिमालय की अपने बात करें, एक बात इसमें लिखेंगे, इसे क्षेत्र विशेष में, इसे क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं। मध्य हिमालय के अंदर अनेक अनुप्रस्थ घाटियां पाई जाती है। मध्य हिमालय में अनेक अनुप्रस्थ घाटियां पाई जाती है। अनुप्रस्थ घाटी क्या होती है इसे भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कुछ नाम याद करवाए थे। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत। क्या थे ये? किसे कहते हैं ये? किसके नाम है? मध्य हिमालय के नाम है। लिखे थे ना हमने, इसी प्रकार से लिखे थे कि सबसे पहले कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में धौलाधर, धौलाधर के बाद में नाग टिब्बा, और नाग टिब्बा के बाद में महाभारत। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत। लिखा था, याद है सभी के? ठीक है। अनुप्रस्थ घाटी क्या होती है? तो जब कोई नदी इस पर्वत को इस प्रकार से काट करके बहे, ऐसे, तो यहां पर जो घाटी बनती है, ये घाटी कौन सी घाटी कहलाती है? अनुप्रस्थ घाटी कहलाती है। घाटी जानते हो ना, घाटी क्या होती है? क्या होती है घाटी? नहीं पता? दो पहाड़ हो या एक पहाड़ बीच से कटा हो, उसके बीच का जो नीचा क्षेत्र हो, वहां खेती वगैरह होती हो, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? घाटी कहलाती है। जैसे कश्मीर घाटी पढ़ लेते हैं हम, पढ़ते हैं ना, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, तो ये घाटियां हैं कुछ। तो ये जो इस प्रकार से घाटियां बनती है, ये कौन सी घाटियां हैं? अनुप्रस्थ घाटियां हैं। तो एक साइड में हम बना करके लिख देते हैं कि ये तो है नदी और ये है पर्वत, और इसके आसपास का ये जो क्षेत्र बनता है, ये क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ घाटी कहलाती है। अनुप्रस्थ घाटी। अब इन अनुप्रस्थ घाटियों की अपने बात कर लेते हैं, कहां पर कौन सी घाटी है, इनको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, वो बात करते हैं, ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम है पीर पंजाल। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और इस पर्वत श्रृंखला को काटने वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है झेलम। और झेलम नदी के द्वारा जो यहाँ घाटी बनाई जाती है, इस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। तो सीधा सा प्रश्न आएगा, कश्मीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है?
झेलम नदी करती है। झेलम नदी कौन सी पर्वत श्रृंखला को काट करके घाटी का निर्माण करती है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को काट करके इस घाटी का निर्माण करती है। आ गई ये बात समझ में? ठीक है, अगली अपने बात करते हैं इसके बाद। ये पीर पंजाल के बाद में ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है? धौलाधर। धौलाधर, और धौलाधर पर्वत श्रृंखला को जो नदी काटती है उस नदी का नाम है व्यास। कौन से राज्य के अंदर पड़ती है धौलाधर? तो प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो घाटी स्थित है उस घाटी का नाम मिलता है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा घाटी। और जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है इसका निर्माण कौन सी नदी कर रही है? व्यास नदी कर रही है। तो लिख देंगे हम, लिख दीजिए नदी तो कौन सी है? व्यास। घाटी का नाम क्या है? कुल्लू कांगड़ा घाटी। और कौन से राज्य के अंदर है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। और इस पर्वत श्रृंखला को काट करके जो नदी बहती है इस नदी का नाम है, कौन सी नदी है? यमुना। ये कहां पर है? तो उत्तराखंड के अंदर। और इस यमुना नदी के द्वारा जो यहाँ पर घाटी बनाई जाती है इस घाटी का नाम क्या है? मसूरी घाटी। मसूरी घाटी। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है महाभारत। और महाभारत पर्वत श्रृंखला कौन से देश में है? नेपाल में। यहां पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है बागमती नदी या बागमती नदी बोलते हैं इसे। और इस नदी के द्वारा जो घाटी बनाई जाती है ये घाटी क्या कहलाती है? काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। तो हमारे सामने 4 प्रश्न है। कितने प्रश्न बन गए? 4 प्रश्न बन गए सीधे सीधे। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसी जो घाटियां होती है जो लंबवत होती है इन्हें अनुदैर्ध्य घाटी बोलते हैं। कश्मीर के अंदर पीर पंजाल है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, और महाभारत नेपाल के अंदर पर्वत श्रृंखला है जो लघु हिमालय है। लघु हिमालय को क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा बोलते हैं, नेपाल में महाभारत बोलते हैं। और यहाँ पर जो घाटियां स्थित है, अनुप्रस्थ घाटियां, कश्मीर में कश्मीर घाटी है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी है, उत्तराखंड के अंदर मसूरी घाटी है, और नेपाल के अंदर काठमांडू घाटी है। कौन सी नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है ये बात भी हमें याद रखनी। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी के? चलो आगे बात करते हैं। एक हेडिंग लगाते हैं हम, करेवा। करेवा क्या है? किस किस को पता है करेवा का? क्या है करेवा? मिट्टी है। कहां से आई है मिट्टी? पर्वतों से आई है या कहीं और से आई है? चलो देखते हैं अपने।
ये लिखा नहीं क्या ऊपर वाली दो लाइनें? देखो इसमें जैसे ये एक पहाड़ है मान लो, पर्वत है, और पर्वत के ऊपर ये वाला जो भाग है यहाँ पर क्या पाई जाती है? हिम पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, बर्फ से ढका रहता है। और जब बर्फ की मात्रा ज्यादा हो जाती है, हिम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब ये हिम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर क्या करता है? गति करता है। जब ये नीचे की ओर गति करता है, तब हिम अपने साथ में इस पर्वत के कुछ भागों को खरोच करके, कुरेद करके अपने साथ नीचे लेकर के आता है। जैसे जैसे ये भाग नीचे आता है, हिम का भाग नीचे आता है, इसके साथ में कुछ मात्रा के अंदर पर्वतों से मिट्टी भी नीचे आती है। जैसे जैसे ये भाग नीचे आता है, नीचे आने पर तापमान ज्यादा हो जाता है। तापमान ज्यादा होता है तो बर्फ किसका रूप ले लेती है? पानी का, जल का रूप ले लेती है। और जल के साथ में ये मिट्टी है, ये नदियों से होते हुए इसी नीचे मैदान या घाटी वाले क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। ऐसी ही मिट्टी कश्मीर घाटी के अंदर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर वाले भाग में पाई जाती है, जहां केसर की खेती होती है। इसकी खेती होती है? केसर। और यहाँ केसर की एक देसी किस्म है जिसे अपने बोलते हैं जाफरान केसर। तो जो करेवा मिट्टी है, ये करेवा मिट्टी कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है? जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, प्रमुख रूप से कश्मीर में ये पाई जाती है। आई कहाँ से है? पर्वतों से आई है, जहां बर्फ पाई जाती है। बर्फ ने पर्वतों का अपरदन किया है, कटाव किया है, और उस मिट्टी को लेकर के नदियां हैं वो मैदान में या घाटी में पहुंच जाती है, वहां इसको जमा कर देती है। तो ये मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? करेवा। और इस करेवा मिट्टी में होने वाली फसल प्रमुख है केसर। केसर में कौन सी? जाफरान केसर। तो लिख लेते हैं इसमें, तो लिख दीजिए आप, करेवा में लिख दीजिए कश्मीर में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली हिमानीकृत, हिमानीकृत चिकनी मिट्टी करेवा कहलाती है। और ये जो करेवा मिट्टी है, ये जाफरान केसर हेतु प्रसिद्ध है। इतनी बात में नोट करनी है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन चाहिए। कर लिया नोट सभी ने? अब अगली बात कर लेते हैं हम, मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में पाए जाने वाले समतल घास के मैदान, इन घास के मैदानों को दो नाम से जानते हैं। कौन कौन से दो नाम है?
तो पश्चिम के अंदर अपने बात करें जम्मू कश्मीर वाला जो भाग है, जम्मू कश्मीर वाले भाग में इसे कहा जाता है मृग। इस मृग के अंदर अपने लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और जो गुलमर्ग जो घास के मैदान है समतल घाटियों के अंदर, यहाँ पर टुलिप फूल की खेती की जाती है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोनों? टुलिप फूल की खेती हेतु प्रसिद्ध है। और जम्मू कश्मीर के अलावा अपने बात करें हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो ऐसे घास के मैदान पाए जाते हैं जो हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के अंदर है, वहां इन्हें बुग्याल या अपने कह सकते हैं बयार या प्यार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन क्षेत्रों के अंदर जो कांगड़ा घाटी है, यहां पर चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन प्रमुख रूप से यहां किया जाता है। और अपने बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो क्षेत्र है, यहां पर ऋतु प्रवास करने वाली जातियां रहती है। ऋतु प्रवास का मतलब होता है ऋतु के अनुसार अपना स्थान बदलना। जैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जातियां रहती है गुज्जर और बकरवाल। कौन सी जनजातियां रहती है? तो हम लिखेंगे ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां। तो गुज्जर व बकरवाल। गुर्जर व बकरवाल ये तो रहती है जम्मू कश्मीर के अंदर। ऐसे ही ऋतु प्रवास करने वाली जो जनजातियां हैं वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी निवास करती है। यहाँ पर जो निवास करने वाली जनजाति है इसका नाम है भोटिया। कौन सी जनजाति है यहाँ पर? भोटिया जनजाति। करते क्या है ये लोग? ये लोग जैसे गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में अपनी भेड़ बकरियां लेकर के पहाड़ों पर चले जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर गर्मियों के अंदर बर्फ पिघलती है। बर्फ पिघलेगी तो बर्फ का जल बनेगा, जल बनेगा तो जल से उस क्षेत्र के अंदर कुछ घासें हैं वो बड़ी हो जाएगी। तो जो भेड़ बकरियां हैं वो ऊंचे क्षेत्रों के अंदर जाकर के उन घासों को खाते हैं और वहां पर अपने कुछ 2-3 महीने रहते हैं। जैसे जैसे वापिस सर्दी पड़ने लगेगी वो ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे घाटी वाले क्षेत्रों में आ जाएंगे। घाटी वाले क्षेत्रों में आएंगे तो ऊपरी पहाड़ों पर ज्यादा सर्दी है, नीचे घाटियों के अंदर कम सर्दी है क्योंकि नीचे तापमान ज्यादा रहता है। तो अब नीचे जो घास है वो ठीक ठाक मिल जाएगी खाने के लिए 3-4 महीने जो सर्दी के होंगे। तो गर्मी और सर्दी के अनुसार अपना क्या स्थान है वो बदलते रहते हैं। तो कौन सी जनजातियां हैं ऋतु प्रवास करने वाली जनजातियां? जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्जर और बकरवाल और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भोटिया। कहानी आ रही है समझ में? चलें आगे। अब अपने इसी के अंदर एक बात और करेंगे। मानव मनुष्य के लिए कौन सा स्थान होता है वो रहने के लिए सबसे अच्छा रहता है? मैदान, पहाड़,
पठार, मैदान अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैदान है वो भूमध्य रेखा के आसपास है, या मैदान ऐसा है कि जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे अपना क्षेत्र है, अपना क्षेत्र मानव के निवास के लिए ज्यादा मैदान की दृष्टि से तो अनुकूल है, लेकिन जलवायु की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है? अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि जब सर्दी होती है तो सर्दी के अंदर तापमान है वो माइनस में चला जाता है, और जब गर्मी होती है तो गर्मी के अंदर जो तापमान है वो 50 डिग्री पहुंच जाता है। तो 0 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में कितने डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ जाता है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ गया। अपने ही है वो प्राणी जो 50-50 डिग्री के अंतर को सह रहे हैं, सबसे ज्यादा गर्मी भी सह लेते हैं, सबसे ज्यादा सर्दी भी सह लेते हैं। और इस सिस्टम के कारण क्या है, अपनी बॉडी के अंदर गर्म सर्द हो जाता है और बीमारियां सबसे ज्यादा लगती है। बीच में चौमासा आ जाता है जिसमें और ज्यादा बीमारियां होती है। तो ये नुकसानदायक है, लाभदायक नहीं है। लाभदायक कौन सी स्थिति है? लाभदायक या तो सागर के किनारे रहे, जहां जो तापमान है वो 20 से 30 डिग्री के बीच में रहता है। 30 से ऊपर ज्यादा जाएगा तो 35 चला जाएगा, 20 से नीचे आएगा तो 15 आ जाएगा, इससे ज्यादा कोई बाकी इतना अंतर होता नहीं, 20 से 30 के बीच में रहता है। और 20 से 30 का जो तापमान है वो मानव के निवास करने के लिए बिल्कुल सही है, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है। तो मानव वहां आसानी से निवास कर सकता है। सारे साल भर एक जैसा तापमान रहता है, भले जनवरी हो भले जून हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 डिग्री का फर्क पड़ता है। जैसे मुंबई है, मुंबई में तापमान में क्या अंतर आता है? कोई अंतर नहीं आता। वैसी गर्मी होती है वैसी सर्दी होती है। जनवरी में भी कूलर चलाना पड़ता है, जुलाई में भी चलाना पड़ता है, नहीं तो मच्छर काटते हैं बहुत ज्यादा। मच्छर वाली समस्या तो रहती है सभी जगह। जलवायु ठंडी गर्म हो गई तो क्या हो गया, मच्छर तो रहते ही है। तो एक जैसी जलवायु रहती है। लेकिन हम जनवरी में यहाँ से मुंबई चले जाएं, वहां 30 डिग्री तापमान है, अपने 0 डिग्री अपने को वही चक्कर आ जाएगा। लेकिन 50 डिग्री के अंदर हम परमानेंट घूम रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही हो गए। या फिर हमें कहाँ रहना चाहिए? हमें जो मध्यम स्तरीय पहाड़ है, जो न तो ज्यादा नीचे है और न ज्यादा ऊंचे, उन पहाड़ों की जो जलवायु होती है वो सही रहती है। 20 डिग्री 25 डिग्री के आसपास तापमान रहता है वहां का, नीचे 15 डिग्री के आसपास 10 डिग्री के पास रहता है। तो न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, मानव के अनुकूल है। भारत में अंग्रेजों ने राज किया था। अंग्रेज भारत में सबसे ज्यादा कहाँ रहे, कौन से क्षेत्रों में रहना पसंद किया? ठंडे क्षेत्रों के अंदर। ऐसे भी नहीं कह सकते कि जहां माइनस में तापमान है वहां रहना पसंद किया। माउंट आबू में रहना पसंद किया, राजस्थान के अंदर, क्योंकि माउंट आबू का जो तापमान है वो सही रहता है। अंग्रेजों की अपने राजस्थान के अंदर 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी? एक अजमेर और दूसरी माउंट आबू। गर्मी में कहाँ चले जाते? माउंट आबू। और सर्दियों में कहाँ जाते? अजमेर, क्योंकि जो तापमान है वो सही रहता। और भारत के अंदर अपने उत्तरी राज्यों की बात करें तो ये कहाँ पे रहे? श्रीनगर, पटनीटॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग, शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, या अपने वेस्ट बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग। ये ऐसे स्थान है जो न तो ज्यादा ऊंचे हैं न ही ज्यादा नीचे है। तो अपने घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? अपने सोचते हैं कि गर्मी पड़ रही है, चलो ठीक है कुल्लू मनाली घुमाते हैं, शिमला घुमाते हैं, मसूरी घुमाते हैं। ऐसे कहते हैं कि लद्दाख चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर पर चलते हैं, वहां रहेंगे 4 महीने। ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं जाते वहां? क्योंकि वहां सर्दियों के अंदर तो तापमान है वो ज्यादा चला जाता है, लेकिन अपने जब गर्मी होती है, अपने 50 डिग्री तापमान होता है, तब भी वहां -20-30 डिग्री तापमान रहता है। तो वहां का तापमान मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। तो अंग्रेजों ने कुछ ऐसे स्थलों का चुनाव किया अपने रहने के लिए जो जलवायु की दृष्टि से क्या थे? महत्वपूर्ण थे, उपयोगी थे। तो लिखेंगे भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक स्थल सर्वाधिक लघु हिमालय में स्थित है।
कौन कौन से हैं, राज्य के अकॉर्डिंग अपने थोड़े देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे श्रीनगर। श्रीनगर है घूमने लायक स्थल है। श्रीनगर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी है श्रीनगर भारत की। और राज्य की अगर बात करें, सर्वाधिक झीलों वाला राज्य भी किसे कहा जाता है? श्रीनगर को ही कहा जाता है। तो लिख दीजिए आप, जम्मू कश्मीर में लिखिए सबसे पहले श्रीनगर, पटनीटॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग। आजकल अपने देखते हैं यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट वीडियो चलती है ना, उसमें पहाड़ों की फोटोएं आती है, या पहाड़ों के बीच में घास के मैदानों की जो फोटो आती है वो गुलमर्ग और सोनमर्ग की होती है। कहाँ की है वो? गुलमर्ग और सोनमर्ग की है। देख लेना, आप सर्च कर लेना, आपने वीडियो देखिए कभी, अपने सीधा लगा के नाम लगा के सर्च करना गुलमर्ग और सोनमर्ग, तो बिल्कुल वही तस्वीरें आपके सामने आएगी। जम्मू कश्मीर के बाद में आप लिखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, कसौली या कसोल बोल देते हैं, ये प्रमुख स्थान है, घूमने लायक स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, साथ में पहाड़ है, जलवायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो आधे रोग तो यहाँ पर घूमने से ही दूर हो जाते हैं। अगला लिखते हैं इसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिखिए मसूरी, चक्राता, लेसडाउन, नैनीताल, देहरादून, ये सारे पाए जाते हैं उत्तराखंड में। फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में पहाड़ियों का अभाव है। उसके बाद में एक राज्य आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के अंदर प्रमुख पर्यटन स्थल है घूमने लायक है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग की क्या प्रसिद्ध है? चाय। सबसे विश्व में सबसे अच्छी चाय जो हमें नसीब नहीं होती है ना, कहाँ की है? दार्जिलिंग की। 4,000 रुपए 5,000 रुपए किलो होती है, अपने लाते हैं 350 400, बढ़िया वाली 500, अपने को वो नसीब होती है। तो सबसे अच्छी चाय कहाँ की है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों। पश्चिमी हिमालय के अंदर चाय की खेती कहाँ की जाती है? लिखाया था ना, कहाँ? कांगड़ा घाटी लिखाया था कि नहीं लिखाया था? वो लिखा पड़ा उधर देखो, अभी मिटाया नहीं है, सामने ही है। कांगड़ा घाटी चाय उत्पादन। कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि पश्चिमी हिमालय का कौन सा क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। चाय उत्पादन के लिए या चाय के पौधे के लिए आवश्यक दशा क्या होती है? पानी तो चाहिए चाय के पौधे को, लेकिन पानी जड़ में रुकना नहीं चाहिए, ये प्रमुख विशेषता रहती है। चलता रहना चाहिए पानी, रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकता है तब क्या होता है? उमस होती है। जब उमस होगी तो पौधा
जल जाता है। अपने क्षेत्र में नहीं होता, ज्यादा बरसात होगी, खेत पानी का भर गया, 2 दिन पानी पड़ा रहा, फसल खराब, सूख जाती है फसल खड़ी खड़ी, तो वैसा हो जाता है। इसलिए पानी तो ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए, ये विशेषता रहती है। अब ये अपना हिमालय कंप्लीट हो गया, लघु हिमालय कंप्लीट हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। अगली हेडिंग लगा दीजिए आप, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को कहा जाता है बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी बोलते हैं अपने। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय या इसे बोलते हैं उप हिमालय। अगर हमसे पूछे कि हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे नवीनतम है, हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे प्राचीनतम है, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के बाद में कौन सी श्रेणी बनी, महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय। ठीक है, तैतीस हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय। पार हिमालय किसे कहते हैं, तो तिब्बत हिमालय किसे कहते हैं, ट्रांस हिमालय को। कैलाश पर्वत श्रृंखला कौन सी श्रेणी का भाग है, लद्दाख का। राकापोसी किसकी चोटी है, क्या विशेषता है, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कामेर। और किन 2 नदियों के मध्य महान हिमालय का विस्तार है, किन 2 नदियों के मध्य महान हिमालय का विस्तार है, सिंधु है ब्रह्मपुत्र। किन 2 पर्वत चोटियों के बीच में विस्तार है, नंगा पर्वत नामचा बरवा के बीच में। ठीक है, और हिमालय का, महान हिमालय की सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर है, पूर्व में, पश्चिम में, मध्य में, कौन से देश में, नेपाल में। और भारत के कौन से राज्य में, सिक्किम में। हाँ, कंचनजंगा चोटी कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, टाइम हो गया या पड़ा है अभी, हो गया। चलो आज इतना करते हैं, कल के लिए काम क्या है, तो कल के लिए 4 घाटियां याद करनी है, 4 नदियां याद करनी है, और 4 पर्वत श्रृंखलाएं याद करनी है। ठीक है, और कौन सी पर्वत श्रृंखला कौन सी नदी के द्वारा कौन से राज्य के अंदर बनाई गई है, कौन सी घाटी है वो बनाई गई है, वो याद रखनी है। ठीक है, कर लो इतना काम। ठीक है।